इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, मदाम आछो। मैं हूं आपका होस्ट हम्माद महमूद और एक बहुत ही जबरदस्त कंट्रोवर्शियल शो लेकर आए हैं, ट्रेंड सेटर शो विद हम्माद महमूद, प्रेजेंटेड बाय स्टूडियो 4, कॉन्सेप्ट बाय हाइमा खान, ओनली ऑन टीवी 4। और उस पर एक बहुत ही जबरदस्त आज एक हम ट्रिब्यूट शो लेकर आए हैं। तारिक अजीज साहब जो लेजेंडरी हमारे टीवी होस्ट थे और जिन्होंने मोर देन 30 ईयर्स नीलाम घर जो पहला पाकिस्तान का गेम शो था वो उन्होंने टीवी पे ऑन एयर किया, पीटीवी पाकिस्तान टेलीविजन पे ऑन एयर किया। जो पाकिस्तान टेलीविजन के वो पहले प्रोग्राम में अनाउंसर थे। 26 नवंबर 1964 पे वो प्रोग्राम ऑन एयर गया था। तो उसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूट शो कि क्या तारिक अजीज साहब को जो मकाम डिजर्व करते थे हमारी सोसाइटी ने दिया, हम इतना अरसा तो उन्हें भूले रहे। और फिर अब मीडिया का रोल क्या रहा, क्या उन्होंने तारिक अजीज साहब को वो ट्रिब्यूट पेश किया जो उन्हें करना चाहिए था। यकदम तमाम टीवी होस्ट को, तमाम एंकर पर्सनस को वो चीज़ आज हम उनके पोस्ट देख रहे हैं। तो क्या ये मुनाफकत नहीं है और क्या जिस किस्म का उनको फेयरवेल देना चाहिए था और उनके जनाजे में भी लोग नहीं पहुंचे। ये अब ईद के लूट सेल में तो ये सब ब्रांडेड वेयर्स पे पहुंच जाते थे, लेकिन अपने लेजेंडरी होस्ट को खिराज तहसीन पेश करने के लिए ये कहाँ थे। और उन तमाम टीवी एंकर्स के बारे में भी इस तमाम वीडियो में मौजूद है जिन्होंने तारिक अजीज साहब को उनकी ज़िंदगी में जो है ट्रिब्यूट पेश नहीं किया। तो क्या ये मुनाफकत नहीं है? इन तमाम चीज़ों के बारे में बात की जाएगी। एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल शो, ट्रेंड सेटर शो विद हम्माद महमूद, द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल शो ऑन डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म, प्रेजेंटेड बाय स्टूडियो 4, कॉन्सेप्ट बाय हाइमा खान, ओनली ऑन टीवी 4। जरूर देखते रहिएगा। ट्रिब्यूट टू लेजेंडरी, रेस्ट इन पीस तारिक अजीज शो। गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया नहीं, तूने मुझको खो दिया, मैंने तुझे खोया नहीं। तूने मुझको खो दिया, मैंने तुझे खोया नहीं। नींद का हल्का गुलाबी सा खुमार आंखों में था, यूं लगा जैसे वो शब को देर तक सोया नहीं। तारिक अजीज साहब पाकिस्तान टेलीविजन के पहले अनाउंसर और दोस्त साथी भी ज़रूर आए जिन्हें आज ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है। आज हम वो रुखसत हो गए, चले गए, और एक यकीनन दुख, अफसोस और अलमिया का दिन है ब्रॉडकास्ट की दुनिया के लिए। उन्होंने 26 नवंबर 1964 में पहले वो पाकिस्तान टेलीविज़न के अनाउंसर बनने का एजाज़ भी हासिल हुआ। फिर 3 दहाइयों तक उनका प्रोग्राम नीलाम घर, जो कि बुनियाद बना गेम शो नीलाम घर, और फिर तारिक अजीज़ शो, बज़्म तारिक अजीज़, लिसा अली भट्ट जी का भी शुक्रिया। दोस्त साथी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स भी करें। कोई आना चाहे तो मोस्ट वेलकम, ताकि आपके ये कमेंट्स, लाइक, शेयरिंग जो है ऑक्सीजन का काम देगी और एनर्जी आएगी, ताकि मैं और ज़्यादा जो है अपने हम शो पर भी ट्रिब्यूट पेश करेंगे। ट्रेंड सेटर शो विद हम्माद महमूद ऑन टीवी 4 कनाडा पर भी ट्रिब्यूट उन्हें पेश किया जाएगा। और आज वीडियो बनाकर भी मैंने सोचा, जेनिफर फातिमा जी का भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। आज
तमाम और दूसरी तरफ दूसरा भी मैं पूरा टाइटल अपना पढ़ता जाऊं, दोस्त देख ही रहे होंगे। तारिक अजीज साहब चले गए, इस बज़म से चले गए और रह गए मम्मी डैडी और आम खाएगा टीवी एंकर्स। और आज उन तमाम एंकर्स को भी ख्याल आ गया कि तारिक अजीज साहब नामी शख्सियत, एक लेजेंडरी शख्सियत भी मौजूद थी। इससे पहले तो कभी ख्याल नहीं आया। बानी गेम शो के बानी जो उनका प्रोग्राम तारिक अजीज शो बज़म तारिक अजीज, इजलाल हैदर साहब का बहुत शुक्रिया दोस्तों। साथियों वीडियो को वालेकुम सलाम, कोई आना चाहे, मियाँ उजैर साहब का शुक्रिया फैसलाबाद से ज्वाइनिंग, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त साथी आए ताकि हम खराज तहसीन भी पेश करें और लितरौल और छितरौल इस माशरे की भी ज़रूर की जाए कि जिन्हें अपने लेजेंड्स का ख्याल उनके दुनिया से जाने के बाद आता है, क्यों उन्हें ट्रिब्यूट नहीं पेश किया जाता और क्यों कभी हमने ये नहीं कहा। इफ्तिखार रफ़ी भाई का बहुत शुक्रिया, मोहब्बत और इनायत का शुक्रिया। मैं आज वो बातें करूँगा जो बातें करने का हक है, वो नहीं जो हर वीडियो पर इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से। जज्बात बहुत आई है, मैं इधर ही रुक जाता हूँ भाई। आपकी गुफ्तगू तो सुननी है ना। अब मैंने वन मैन शो तो नहीं करना, मैं अकेला ही चढ़ाई करता रहूँ और कल वकार का भी मेरे पीछे पड़ जाए, आमिर लियाकत आम खाओगा भी मेरे पीछे पड़ जाए, वसीम बतावी साहब भी चढ़ दौड़े। तो ये नौजवान कौन है जो इस कदर मैं दरअसल एंकरों का शेख रशीद हूँ, वही गुफ्तगू करता हूँ जो शेख साहब करते हैं। मैं एंकरों का शेख रशीद, एक अवामी एंकर भी अनफॉर्चुनेटली बीच में ये कहाँ से आ गया हमारी मार्केट खराब करने। तो प्लीज हमाद भाई, दरअसल पहली बात तो ये है कि मैं आपके जज्बात को समझता हूँ और वाकई आप जो बात कर रहे हैं, इससे पहले भी आपकी मेरी मैसेजिंग भी हुई और मुझे पता है कि आपको तारिक अजीज साहब के जाने का बेहद अफसोस हुआ। लेकिन बात दरअसल ये है कि हमारे मुल्क में सबके साथ ऐसे होता है। बहुत कम लोग वो होते हैं जिनको उनकी इज्जत और उनका मुकाम उनकी ज़िंदगी में मिल जाता है। लेकिन तारिक अजीज साहब सचमुच उन्हीं लोगों में से थे जिनको अल्लाह ताला ने ये शर्फ अता किया कि उनको इस पाकिस्तानी कौम ने बहुत इज्जत भी दी, सरों पे बिठाया और उनका जो राइट था, उनका जो हक था, वो उनको उनकी ज़िंदगी में मिला। हाँ, ये ज़रूर है कि तारिक अजीज साहब को जिस तरह से इस नस्ल को जानना चाहिए था जो 60% पाकिस्तानी हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है, वो जानने का मौका उनको फराहम नहीं किया गया। उसकी वजह यह भी थी कि वो गोशानशीनी इख्तियार कर चुके थे, बीमार भी थे और वैसे भी रेटिंग के ऊपर तो तारिक अजीज जैसे लोग तो नहीं भागते ना। रेटिंग मशीन पे कुछ और था, सोशल मीडिया पे कुछ और था। लेकिन मैं भी कुछ देर पहले तारिक अजीज साहब की एक वीडियो देख रहा था जिसमें उन्होंने हमारे पैरामेडिक्स को और डॉक्टर्स को खराज तहसीन पेश किया था और एक नज़म भी अपनी सुनाई थी। तो तारिक अजीज एक हमाजत शख्सियत थे और शायर थे, अदीब थे, सियासतदान थे, कॉम्पेयर थे। पाकिस्तान में एक ऐसा ट्रेंड इस पूरे खित्ते में 47 के बाद बनाया कि इसके पास कौन बढ़ेगा करोड़पति भी उसी की कॉपी है। और आजकल जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं जिसके अंदर इनाम और इकराम दिए जाते हैं सवालों के बदले, तो ये तारिक अजीज को क्रेडिट जाता है। तारिक अजीज जैसे लोग, मैं उनका शेर पढ़ रहा था कि हम वो सिया नसीब हैं तारिक के शहर में, खोलें दुकान जो कफन की सब मरना छोड़ दें। बड़ा मकबूल हुआ था जी, तो मजे की बात यह है कि तारिक अजीज साहब जब गए हैं तो दुकानें वैसी बंद हैं। ये बात उन्होंने की थी आरिफ साहब ने कि फूलों की दुकानें बंद होंगी। आप देखें ना कि लोग क्वारंटीन की वजह से, कोविड-19 की वजह से बहुत ज्यादा उनके जनाजे में शिरकत नहीं हो सकी। और ये जिन हालात से वो गुजरे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसे हीरोज को हमें दोनों हाथों से सलूट करना चाहिए। बड़े लोग, बड़ा शायर, बड़ा अदीब, बड़ा इंसान, और दुनिया में ही उनको माशाल्लाह इतनी इज्जत मिली कि वो असम्बली में भी गए। भुट्टो साहब से भी उनकी दोस्ती थी, पीस पार्टी के लिए काम करते थे। फिर उसके बाद वो आ गए नून लीग में, वहाँ से वो MNA हो गए। हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को उन्होंने हराया था और आज जाते हुए उन्हीं की गवर्नमेंट को अपना सब कुछ कमाया हुआ असासा इस पाकिस्तान के नाम कर गए हैं। तो ये बड़ी अच्छी, मतलब मेरा ख्याल है तारिक अजीज की जिंदगी जद्दोजहद से भरपूर, आप उनसे सीख सकते हैं मशले राह। और सबसे बड़ी बात
कि एक शख्स अपनी जिंदगी को ना सिर्फ इंजॉय करके गया, मर्तबे लेकर गया, लोगों के बच्चों के लिए मशले राह सिखा कर गया। तो मेरा ख्याल है कि हम तमाम पाकिस्तानी हमेशा तारिक अजीज के एहसानमंद रहेंगे। मैं साथ साथ एक अहम सवाल है, वो उसका बेशक आप कमेंट करें या ना करें, वो आपकी सवाबदीद पर है। ये बेहिस माशरा, बेहिस कौम इस वीडियो के बाद बड़ी किट लगनी है, मैं इंतजार में रहूंगा। जो कि मर मिटा था एक लूट सेल पर, वो चाहे क्या आसिम जोफा की हो, सना सफीना की हो या खाड़ी की हो, ईद के ऊपर। लेकिन वो बेशरम, बेगैरत और बेहिस लोग अपने लेजेंडर को आखिरी सलामी देने क्यों जनाजे पर नहीं पहुंचे? ये इनको अब क्वारंटीन याद आया? अपने लिए तो सब कुछ जायज है, कि क्यों बेहिस नहीं पहुंचे? और वो बेहिस लोग, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, उसके बाद लोग मेरे पर बिल्कुल तीर अंदाज हो जाएंगे। मैं उन चंद शख्सियात में शामिल हूं जिसने हमेशा ही अमन का काम और ब्रिज का काम किया, चाहे वो पाकिस्तानी कम्युनिटी थी, चाहे वो इंडियन कम्युनिटी थी दुनिया भर में। लेकिन जब कोई इंडियन सेलिब्रिटी, बॉलीवुड का सेलिब्रिटी इस दुनिया से जाता है, उसका भी हमें बहुत ज्यादा दुख है। तो उसका तो लोग उसका ट्रिब्यूट, मैंने खुद का ट्रिब्यूट जो है एज अ होस्ट दिए हैं, बल्कि ज्यादा तो उन्हीं के ट्रिब्यूट दिए हैं। तो उसका अंदाज को, उनके ट्रिब्यूट देने का कुछ और होता है, लेकिन हमारे स्टार्स को ट्रिब्यूट क्यों नहीं पेश किया जाता? और जब तक हम आम खाओगे, जैसे आज मैं बिल्कुल कहने कहूंगा, आम खाओ को जैसे टीवी पर वो बड़े बड़े शोज किए जाते हैं, या फहद मुस्तफा साहब वाला जो शो है, ठीक है, मुझे कोई इतराज नहीं, वो एक माशरे का एक ट्रेंड है, वो भी चलना चाहिए। लेकिन वहां पर तरबियत क्या हो रही है? यही बात खलील भाई ने भी की, यही बात आप भी करते हैं। वहां घूमते लगाई जाते हैं बाइकों के पीछे, वहां पर क्या तरबियत दी जाती है? और ये बहुत आप देखते नहीं रहे थे, पीटीवी कह लो या बड़े चैनल्स कह लो, क्या उन्हें कोई एक ऐसी एकेडमी नहीं बनानी चाहिए जहां पे ऐसे लेजेंडरी लोगों का काम प्रिजर्व किया जा सके आने वाली नस्लों के लिए? ये तमाम दोस्त साथी जरूर बहुत शुक्रिया। ये कहीं पर वीडियो आकर ठहर गया है, रुक गया है। आप हमारे साथ हैं इफ्तिखार भाई? कार हो गया होगा, मैं दोबारा देखता हूं, दोबारा वो जी इफ्तिखार भाई, बिल्कुल जी, प्लीज आपकी क्या राय है? देखिए जी, पहली तो बात ये है कि आप जिन जिन लोगों का नाम ले रहे हैं और उनसे आप शिकवा करें, पहले तो ये आपकी राय है, मेरी राय नहीं है। मैं मेरी तो राय है जब भी जनाब, बात, ये जी जी, आपकी राय मेरे है। खिलाफ ही होनी चाहिए, इफ्तिखार भाई के खिलाफ नहीं। ये हाँ, मेरे खिलाफ ही कैंपेन चलाई जाए मैं कि तो आप भाई। मैं तो जिन हाँ, मैं तो जिन बाबों के साथ रहा हूँ, उन्होंने मुझे बताया कि मोहब्बत बांटनी है, पॉजिटिव बात करनी है और तारीफ करनी है, तनकीद नहीं करनी। तो जी मैं तो बिल्कुल कोई तनकीद नहीं कर रहा। और हमाद भाई जिसका भी नाम ले रहे हैं, जिन लोगों का, और ये जुर्रत रखते हैं, ये हौसला रखते हैं, ये इतने ताकतवर हैं। मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ ना, 52 साल की उम्र में। अब मैं कहाँ झगड़े मौल लेता फिरूंगा, मैंने तो जवानी में नहीं लड़ा। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि हमारे इदारों की, सरकारी इदारों की हमेशा कोताही रही और उनको चाहिए था। मैं मिसाल देता हूँ कि हमारी अंजुमन बेगम है, हमारी बाबरा शरीफ जी हैं, नीली बाहर जी हैं, देखिए, बहार बेगम हैं। इस तरह के हमारे बहुत लीजेंड आर्टिस्ट हैं जो अपने घरों में बैठे हैं। वो सिंगर हैं, वो राइटर हैं, वो डायरेक्टर्स हैं, वो कॉम्पेयर्स हैं, जो भी हैं। उनको अगर हम महीने में एक बार सिर्फ चैनल्स के ऊपर मॉर्निंग शो में बुला लें और लोगों को बताएं, उनके पैकेज बना के दिखाएं कि ये क्या करते थे, तो मेरा ख्याल है कि वो रुझान पैदा होगा। जिस तरह आज पूरी कौम के बच्चों को पता लगे कि तारिक अजीज भी है सी, क्योंकि जी माशाल्लाह अलमिया, तकरीबन अलमिया सर। बस तो बस तारिक अजीज साहब की पहचान आप सुन के हैरान होंगे। वो फहद मुस्तफ़ा के शो में जब गए थे, तो वहाँ से उनकी जब पहचान हुई, तो मेरे बच्चों ने पूछा, उन्होंने कहा ये कौन है, तारिक अजीज कौन है? तो मैंने बताया, बेटा यही वो शख्स है जिसका सौदा इस वक्त अमिताभ बच्चन भी बेचता है और बहुत सारे लोग वो सौदा बेच रहे हैं। तो तारिक साहब ये तो मिलावट के कर जाने का, रही है, ये तो जा मिलावट। तो तारिक साहब के जाने का बड़ा अफसोस, बड़ा दुख और बड़ी तकलीफ है, पूरी कौम को है। लेकिन खुशी इस बात की है कि वो शख्स बहुत देर तक हम में रहा। उस शख्स ने अपनी इनिंग बहुत अच्छे तरीके से खेली। वो शख्स जो अपने अफकार हम में छोड़ गया। और मैं आपको बताता हूँ कि ये मैं पढ़ रहा था, दरअसल एक बार ये हुआ कि
तारिक साहब से मेरी अभी इतनी ताल्लुकात नहीं हुए थे, मैं स्ट्रगल किया करता था पीटीवी में, तो तारिक साहब आते थे नीलामगर शूट करवाने, रिकॉर्ड करवाने। उसका नाम बज़्म तारिक अजीज़ हो गया था उस वक्त। जी जी बिल्कुल। तो मैंने एक दिन पास लेके और मैं चला गया हॉल में, बैठ गया जाके, और उन्होंने सवाल पूछा, मैंने जवाब दे दिया। वो स्टेज पे ले गए, वहाँ जाके 4 सवालों के जवाब और दे दिए। तो उन्होंने मुझे 300 रुपये इनाम, एक बुके और एक किताब दी, ये दास्तान, ये देखें, जी ये बिल्कुल। तारिक अजीज साहब की किताब है, ठीक है, जी ये तारिक अजीज साहब की किताब है जी। जी और मज़े की बात यह है कि तारिक अजीज साहब ने जब ये मुझे दी तोहफे में, तो फिर उन्होंने मेरा नाम भी लिखा था इस पे, ये देखें, जी अगर आपको नज़र आ रहा हो। जी बिल्कुल। तो ये दास्तान किताब मैं कहूँगा अपनी नौजवान नस्ल से ज़रूर पढ़ें। तारिक अजीज साहब की अगर मार्केट में अवेलेबल हो या इसका PDF मिल जाए। दास्तान में उन्होंने अपना वो कॉलम्स जो वो लिखा करते थे, ये वो सारे कंपाइल इसमें किए हैं, लेकिन दरअसल ये उनकी एक रूदात भी है, उनकी ज़िंदगी की कहानी भी है। वो किस किस के पास गए, भुट्टो साहब से क्या मरासिम थे, B20 क्लिफ्टन जो था भुट्टो साहब का घर, वहाँ उनका कैसे आना जाना था, जी पीटीवी बिल्कुल। में कैसे प्रोड्यूसर हुए, इस सारे मामलात, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इसके अंदर लिखी हैं। इसके अंदर उन्होंने ये भी लिखा है कि क्या वजूहत थी कि इन जैसा बाएं बाजू का गरीबों का हमदर्द जो रोटी कपड़ा और मकान दिलवाना चाहता था, तारिक अजीज जैसा बढ़कर पीस पार्टी छोड़ गया। फिर राना शेख साहिबा वाली बात उन्होंने इसमें लिखी है कि राना शेख साहिबा ने इस मुल्क का कल्चर बदलने की एक कोशिश की थी, जिस पर ये अड़े हुए थे, और फिर अल्टीमेटली इनको तारिक अजीज साहब का प्रोग्राम बंद कर दिया गया। तो ये सारे मामलात इनके साथ भी चलते रहे, और मेरा ख्याल है तारिक अजीज़ जैसे लोगों से हमें सीखना चाहिए, जो ज़िंदगी में इतनी जद्दोजहद भी की, जेल भी गए, मार्शल के दौर में भी जेल काटी, और तमाम उन रुकावटों से गुजरे, लेकिन वो शख्स ना डिप्रेस हुआ, ना हारा और ना ठहरा। तो मेरा ख्याल है वो लोग जो बार बार छोटी छोटी बातों पे डिप्रेस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनको लगता है ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, उनको तारिक अजीज़ जैसे लेजेंड्स को देखकर, एक आम बंदे थे ना, छोटे से गांव से, मतलब साहिबा जलंधर में पैदा हुए, जलंधर से इब्तदाई तालीम हासिल की, 10-11 साल के थे जब वो साहिबाल आ गए, पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। उनके वालिद साहब जो थे वो अपने नाम के साथ पाकिस्तानी लगाया करते थे पाकिस्तान बनने से पहले। तो ये पाकिस्तान का पहला कंपेयर जब पीटीवी जब बना तो पहली अनाउंसमेंट उन्होंने की। उसके बाद 92 में उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, और उसके बाद 96 में उन्होंने मौजूदा वज़ीर आज़म को हराया। तो उनकी ज़िंदगी में बड़ी अचीवमेंट्स हैं। तारिक साहब लावल थे, उनकी औलाद नहीं थी, एक बच्चा था जो अल्लाह मियाँ ने वापस ले लिया, लेकिन वो उसके ऊपर बड़े शाकिर थे, बड़े खुश थे, और ऐसा शख्स जिससे हम अपनी ज़िंदगी में सीख सकते हैं और जिसको बहुत देर तक याद रखना चाहिए, वो तारिक अजीज़ था। जी बिल्कुल सही। अच्छा, बीच में आपने वो कहा, तो मैं उस पर सिर्फ एक ये बात कहूँगा कि आपने कहा कि इतने बड़े लोगों जिनका जिक्र किया और ये एक लॉबी या माफिया की सूरत इख्तियार कर गए हैं, तो मेरा कौन रोल मॉडल है? मैं दरअसल जाने से पहले कोई एक आध काम ऐसा ज़रूर करना चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद जो एक यादगार रहे, और मैं दुनिया से जाऊँ तो लड़ता लड़ता जाऊँ, मायूस होकर ना जाऊँ। तो मैं लड़ते जाना, बेशक मेरा जो मर्जी करे बाइकआउट करने, हम जैसे लोगों का वैसे भी मुस्तकबिल मीडिया के अंदर क्या होगा, जो हक पर सच की आवाज़ उठाएंगे, वहाँ तो वैसे ही लोग चाहिए जिनका जिक्र आमिर भाई जैसे, फहद भाई जैसे दोस्ती चाहिए, वहाँ हम जैसे सच्चे खरे बंदे तो चाहिए भी नहीं। मैं आपको बताता हूँ, देखें आपने बड़ी अच्छी बात की। दो चीज़ें होती हैं, पूरी दुनिया के अंदर लॉबी सिस्टम है, इस्तिसाली निज़ाम जो आपका हक मारता है, ये पूरी दुनिया में होता है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, और दुनिया के हर शोबे में होता है। इंसानी और समाजी ज़िंदगी में हर जगह ये इस्तिसाली मौजूद होते हैं। इनका मुकाबला दो तरीके से किया जा सकता है। एक तरीका जो तारिक अजीज़ ने अपनाया, तारिक अजीज़ लड़ता गया आखिर तक, और एक वो विन विन सिचुएशन में, पोजीशन में आ गया, और उसमें फिर जेलें भी काटते हैं, फिर आपके प्रोग्राम भी बंद होते हैं, फिर आप पे इल्ज़ाम भी लगते हैं। अच्छा, दूसरा रास्ता है बाबा जी इशफाक साहब जो बताते हैं, वो है सब्र का रास्ता और मोहब्बत का रास्ता और माफ़ कर देने का रास्ता। तो आप जो मर्जी अपना लें सर, आप लड़ना चाहते हैं आप लड़ें, और लड़ाई के अंदर कामयाब वो होता है
फाते वो जो फाते होता है, जो जीत जाता है, और जो जीत नहीं जाता और हार जाता है उसको बागी कहा जाता है। लेकिन बाबा इशफाक अहमद ने जो रास्ता बताया, जिसमें बर्दाश्त, जिसमें मोहब्बत, जिसमें अमन और जिसमें कुर्बानी की बात की है, उसके अंदर आपको वो मंजिल सब्र के बाद मिले या ना मिले, लेकिन आप दोनों सूरतों में जीत जाते हैं, क्योंकि मोहब्बत जीत जाती है। मैं तो इट इज जावेद अप टू यू, साहब जितने लोग जैसा बागी नहीं बनना चाहता, मुस्लिम से भी फारग बंदा ऐसा बागी भी ना हो कि हर जगह से ही फारग हो जाए, तो कुछ तो पत्ते हाथ में रखने चाहिए। जी जी, देखें जी, बात दरअसल ये है, आप, मैं कह रहा हूँ ना, आप बड़े एनर्जेटिक और बड़े जज्बाती और नौजवान आदमी हैं जी, और आप लड़ना जानते हैं। हमने तो बाबों से सीखा जी, सर तो गाल भी कट दोगे सीखा ले अल्लाह भला करे यार तेरा, हम तो वो लोग हैं। तो कभी कभी क्योंकि अपनी जवानी के अंदर जब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे, तो हम भी, हमारे अंदर भी तारिक अजीज़ था, हमारे अंदर भी एक इनकलाबी हुआ करता था, एक मज़ाहमती आदमी होता था। अब उस मज़ाहमत को हमने मलामत में बदल के बाबों का पीछा ले लिया है। वो कलम से करता हूँ और डट के करता हूँ, मोहब्बत की बात इसलिए रोज़ करता हूँ, डेली वीडियो बनाता हूँ। मैं नहीं बाज आना, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाएं, तो वो वाला काम है। हर धर्मी मेरे में भी है, और मैं भी एक तरह से अगर आप देखें तो ज़िद का पूरा आदमी हूँ। ज़िद मैंने नहीं छोड़ी, आपने देखा है कि, और अल्लाह का शुक्र है मुझे कामयाबियाँ मिली हैं, मैं अल्लाह ताला का बड़ा ब्लेस्ड आदमी हूँ। लेकिन मैंने कहा ना, दो रास्ते हैं, तो बच्चों ने सोचना है, आपने सोचना है, नौजवान नस्ल ने सोचना है कि तारिक अजीज़ की ज़िंदगी जो लड़ता 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 इनकलाब इनकलाब लड़ता लड़ता और चला गया, इनकलाब तो खैर नहीं आ सका उनकी अपनी ज़िंदगी के अलावा, और जो वो सोबतें बर्दाश्त करके गए। और दूसरा रास्ता है इशफाक साहब का, जिसमें माफ़ी है, जिसमें बर्दाश्त है, जिसमें दरगुजर है। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि यार ऊपर वाले पोर्शन से ना बर्फ की पट्टी रख लो। अब इट इज़ अप टू यू कि आपने तारिक अजीज़ की ज़िंदगी गुजारनी है या आपने गुजारनी बाबा इशफाक की ज़िंदगी। अच्छा, अब आपके वीडियो के बारे में मैं कुछ कमेंट करूंगा, और वो मेरी ही जाती राय होगी, क्योंकि वो कंपैरिजन होगा जी जी, किसी और करें से, करें वो आपकी करें राय करें। नहीं है, तो वो उससे मुतफिक होना भी जरूरी नहीं है। आप पाकिस्तान के वो वाहिद यूट्यूबर हैं या वाहिद वो ब्लॉगर हैं जिन्होंने बहुत बड़े अरसे में 5,000 से 10,000, 10,000 से 50,000, 50,000 से लाख, और लाख से 10 लाख, 1 मिलियन और 2 मिलियन तक के। जी जी, आपके व्यूज वकार जका से ज्यादा हैं, आपके व्यूज कासिम दिलशाद साहब से ज्यादा हैं, आपके व्यूज जुबैरा महमदी से ज्यादा हैं, ये मैं कह रहा हूँ। और वो आप वो वाहिद शख्सियत हैं कि जिनको मेरा दिल करता है कि मैं वीडियो बनाकर दूँ, कि आप कभी भी गैर इखलाकी गुफ्तगू नहीं करते, बाजारी गुफ्तगू नहीं करते, आमियाना गुफ्तगू नहीं करते, वो गुफ्तगू नहीं करते जिससे आम खाओगी जैसे गुफ्तगू नहीं करते, जिससे रेटिंग उठती है। आप ये सब नहीं करते, तो वो बाकी चीजें कैसे कर लेते हैं? क्या सौदा है आपके पास? मनचले के पास ऐसा क्या सौदा है जो इतना बिकता है? वो सौदा क्या है? वो कहाँ से मिलता है? सर मन ये मनचले का सौदा है मोहब्बत। देखें, जब आप नेगेटिव सोचते हैं ना, मिसाल के तौर पर मैं जब ये सोचता हूँ ना कि मैं हमाद भाई को लॉस दूं, नुकसान पहुँचाऊँ, जी तो जी। मेरे जहन में 100 आइडियाज़ जन्म लेते हैं कि यार मैं इनको ऐसे भी कर सकता हूँ, नौकरी से भी निकलवा सकता हूँ, हुकूमत से इनकी शिकायत भी कर सकता हूँ, इनके दोस्तों को मेल भी कर सकता हूँ, इनके खिलाफ स्टेटस भी लगा सकता हूँ, इनके खिलाफ वीडियो भी बना सकता हूँ, इस्लामाबाद में इनके घर जो है वो फ़ोन भी कर सकता हूँ कि इसको जान से मार दिया जाएगा। नेगेटिविटी सोचता हूँ। तो जब आप पॉजिटिविटी सोचते हैं, याद रखिएगा, तो अल्लाह ताला आपको उसी तरह, जिस तरह एक नेगेटिव आदमी को 100 आइडियाज़ देता है, इसी तरह पॉजिटिव आदमी को 1000 आइडियाज़ देता है। बरकत भी अल्लाह की शामिल हो जाती है। तो मैं कसम खा के कहता हूँ, मुझे नहीं पता, जब मैं वॉक करने जाता हूँ और मैं वॉक शुरू करता हूँ और मैं मोबाइल का कैमरा खोलता हूँ, मुझे नहीं पता होता आज मैं किस मौजू पे बात करने जा रहा हूँ। अल्लाह मुझे उसी वक्त अता करता है, मैं बोलता चला जाता हूँ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैंने ये वॉक करते हुए, चलते हुए बोलने वाला तरीका इसलिए अपनाया कि मैं जब अरस्तु को पढ़ा था, मैंने अपने ज़माने तालिब इल्मी में, तो अरस्तु की जो दरसगाह थी उसमें वो क्लासरूम नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़ा मुरब्बों में फैला हुआ एक सहन था, जिसके अंदर वो अरस्तु चलता जाता था और गुफ्तगू करता जाता था, और उसके जो चेले थे, जो शागिर्द थे, वो नोट कर लिया करते थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि गुफ्तगू करते हुए चलना और क्रिएटिविटी का एक और लेवल होता है। लेकिन अभी 2-3 दिन से, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, 52 साल मेरी उम्र हो गई, तो मुझे चक्कर आ रहे थे 5-6 दिन से। तो जब सरबेक जी ने भी असर नहीं किया, तो फिर मैं अब घर में बैठ गया हूँ
मैंने एक लाइट खरीद ली है, मैं वो जलाता हूँ और मैं वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ। तो अल्लाह ताला मेरे दिमाग में डालता है और एक ठानी भी है। मुझे नहीं पता कि मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएं छोड़ देता हूँ। मेरी जो नज़म है वो एक पेज ने डाली, उसकी पता नहीं 20 लाख लोगों ने देख ली, किसी की 10 लाख देख ली, किसी की 9 लाख देख ली। और मज़े की बात, जब वो नज़म मैंने डाली है तो सिर्फ 2 लाख लोगों ने देखी। मैंने उसको यूट्यूब पे डाला तो मुझे स्ट्राइक आ गई। अब भाई मेरी नज़म पे मुझे स्ट्राइक आ गई, मैंने स्ट्राइक का जवाब इसलिए नहीं दिया और उसको डिलीट कर दिया यूट्यूब से कि चलो यार मेरी मोहब्बत का पैगाम तो पहुंच रहा है। फिर उसके बाद मौलाना तारिक जमील साहब की माफ़ी के ऊपर मैंने जो वीडियो किया उसको 21-22 लाख लोगों ने देख लिया। वो उनकी बड़ी मोहब्बत थी, उनकी शफकत थी। फिर वो डिप्रेशन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, वो एक 10 लाख से मतलब 1 M से ऊपर चला गया। तो मुझे ऐसा लगता है हाँ जी, डिप्रेशन तो इस वक्त मैंने इस पे काम ही जो कोविड-19 पे काम जो शुरू किया था उसकी वजह ये थी, मैं जानता हूँ और आइंदा भी इससे ज़्यादा होगा। ये डिप्रेशन का दौर है, ये परेशानी का दौर है, ये तकलीफ़ का दौर है, और सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। तो मैंने वो जो गाना भी गाया था किसी की मुस्कुराहटों पे निसार, जो मैं नाचा था और क्वारंटीन से निकल के मैं गया था सिर्फ इसलिए कि लोग, मेरे भाई, मेरे देखने वाले खुश हो सकें और ये कहीं यार है दाढ़ी वाला पागल हो गया, देखो यार छलांगा मारन डे, नचन डे है। तो मेरा मकसद सिर्फ लोगों को खुशी फराहम करना था और ये काम मैं करता रहूँगा जब तक मेरी ज़िंदगी है। और अगर कोरोना से बच गया और कुछ लाइफ मिल गई तो करूँगा, नहीं तो कोरोना के दिनों के अंदर की ये वीडियो फिर मेरे बाद भी लोग काट काट के लगा के बताएंगे यार ए बंदा सी वेखो यार है किड्डी चंगी गल्लां करदा सी। बहुत ही खूबसूरत और सहर हासिल गुफ्तगू की, और इस वादे के साथ मैं और इत्तेफाक भाई कि हम अपनी तरफ से जितनी भी हमारे पास टाइम रह गया है, अल्लाह ताला आपकी सेहत तंदुरुस्ती पाए, और जितना टाइम हमारे पास अब रह गया है आप अपने अंदाज में कोशिश और जद्दोजहद करेंगे, मैं अपने अंदाज में कोशिश जद्दोजहद करेंगे, क्योंकि हम दोनों का पीर एक है, उस्ताद एक है, रहबर एक है। मुझे तो खैर सोहबत ना मिल सकी, लेकिन इत्तेफाक भाई वो कुछ सिकोट में शामिल है जिन्हें बाबा इशफाक अहमद के साथ रग़बत भी मिली, कुर्बत भी मिली, उनके कुर्ब भी नसीब हुआ। तो चूँकि दोनों का उस्ताद एक है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एक से ही ले रहे हैं, तो हम लोग मायूस नहीं हो सकते। अगर हम मायूस नहीं हो सकते तो इसका मतलब है कि हम उम्मीद का ही पैगाम देते रहेंगे और उम्मीद की ही बात करते रहेंगे। इफ्तिखार भाई बहुत बहुत शुक्रिया। कम अज़ कम हम आज ये ज़रूर कह सकते हैं कि एक वीडियो ऐसा ज़रूर बना जिस पे शिकवा भी हुआ, शिकायत भी हुआ और सबूत भी पेश किया गया, और ये सवाल भी माशरे से किया गया, क्या लेजेंड को उनके जाने के बाद ही सबूत पेश करना चाहिए, और जब भाडों को बिठाकर आफ्ताब इकबाल साहब टिकट लगाते थे तो क्या हमें नहीं बोलना चाहिए था। मैं जानता हूँ कि आफ्ताब इकबाल साहब मेरे फेवरेट हैं, शायद नाराज़ हो जाएँ, आमिर लियाकत भाई भी फेवरेट हैं, शायद तो नाराज़ हो जाएँ, अपना मुस्तफ़ा कवाल कह रहा हूँ, फहद मुस्तफ़ा साहब भी शायद नाराज़ हो जाएँ, लेकिन उनकी नाराज़गी तो मानी। आपने जितनों के नाम लिए ना, मैं इनकी बड़ी इज्जत भी करता हूँ और मेरे हीरोज़ भी हैं। आफ्ताब तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, फहद भी भाई है, और आमिर लियाकत का मैं फ़ैन हूँ जी। उनके पास वीडियो पहुंचा देंगे, कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं हमारे, तो वीडियो उन तक आफ्ताब भाई तक नहीं जी, मैंने तो इसलिए पहले कहा कि जो आपने कहा है उसके आप रिस्पॉन्सिबल, जो मैंने कहा है उसका मैं रिस्पॉन्सिबल। मेरे लिए तो मैंने लिया है जी जी, तो मेरे सर मेरे लिए तो ये है कि मैं बुरे को ढूंढने निकला, बुरा मिला ना कोई। जब मैं झांका आपने अंदर, मुझसे बुरा ना कोई। तो इस दुनिया में, इस कायनात में मुझे सबसे ज़्यादा अपनी कोताहियाँ और खामियाँ और कजियाँ नज़र आती हैं, तो सबसे बुरा तो मैं हूँ। आप क्योंकि अच्छे हैं तो आप किसी के बारे में बात कर सकते हैं, सरकार मैं नहीं कर सकता। चलिए, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार भाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया नहीं, तूने मुझको खो दिया, मैंने तुझे खोया नहीं। तूने मुझको खो दिया, मैंने तुझे खोया नहीं। नींद का हल्का गुलाबी सा खुमार आंखों में था, यूं लगा जैसे वो शब को देर तक सोया नहीं। दोस्तों
साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार रफी भाई, लेजेंडरी राइटर। और दो लोग जिन्होंने मेरा बहुत ज्यादा हौसला बढ़ाया और मुझे अंदर एक बेहतर इंसान होने की उम्मीद जगाई, वो इफ्तिखार रफी भाई और हमारे बहुत ही लेजेंडरी निजामी साहब हैं। अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी बहुत ज्यादा श्रेय, बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है। आज हमने लेजेंडरी तारिक अजीज साहब को ट्रिब्यूट पेश किया और ये भी आवाम से सवाल किया कि सेलों के लिए टूट पड़ने वाले, ब्रांडेड सेल के लिए टूट पड़ने वाले क्यों तारिक अजीज साहब के जनाजे के ऊपर शिरकत नहीं की, क्यों लेजेंड को सलाम पेश करने नहीं गया, आगे आप कौन सा जो है एहतराम कर रहे हैं क्वारंटाइन का, तो आपको जाना चाहिए था, आप क्यों नहीं गए, और क्या लेजेंड को सिर्फ मरने के बाद ही श्रद्धांजलि पेश करनी चाहिए, ये मेरा सवाल था। और जब उनका मजाक उड़ाया जाता था टीवी पे भांडों को बिठाकर, तो क्या हमें नहीं बोलना चाहिए था? ये मेरे तमाम वो सवालात थे। तारिक अजीज साहब लेजेंडरी चले गए और पीछे मम्मी डैडी और आम खाओगे टीवी एंकर्स रह गए। अल्लाह हाफिज।